हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो है चैप्टर नंबर 26। ठीक है, 26वें चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे जो इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स की बात करेगा और इस चैप्टर को अराउंड हम लोग 3 से 4 पार्ट्स में जो है कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आप लोगों ने जो है 25 चैप्टर इस कोर्स के देख चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं और जो स्पेसिफिकली 25वां चैप्टर था वो कुछ एक्ट्स और पॉलिसीज को लेकर बात करता था। अब हम लोग जो है कुछ इंस्टीट्यूशन और मेजर्स की बात करेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट से ही संबंधित होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो बिल्कुल भी मिस ना हो। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। फुल कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो बिल्कुल एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसको आप लोग जब चाहें अपनी सुविधा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल में, लैपटॉप वगैरह में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम लोग जो है इस चैप्टर नंबर 26 ऑन इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिस प्लान की बात करेंगे वो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ठीक है, यानी कि NWAP। ये जो पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, इसको अडॉप्ट किया गया था 1983 यानी कि 1983 में। और क्यों किया गया था? बेस्ड अपॉन द डिसीजन टेकन इन द 15th मीटिंग ऑफ इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्ड इन 1982। यानी कि जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसकी एक 15वीं बैठक या 15th मीटिंग हुई थी 1982 में और उसमें यह फैसला लिया गया था। उसके बाद जो है 1983 में इस तरीके का प्लान बना है। प्लान में क्या है? द प्लान हैज आउटलाइंड द स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस पॉइंट्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विच आर स्टिल रेलिवेंट। ठीक है, पॉइंट में कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजीज या कुछ एक्शन पॉइंट्स बताए गए थे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, जो आज भी उतने ही रेलिवेंट है। ठीक है, मतलब 1982 में बने थे तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी भी ये उतने ही रेलिवेंट बने हुए हैं। ठीक, in the meanwhile, however, some problems have become more acute and new concerns have become apparent, requiring a change in priorities. लेकिन इतने सालों में हमने ये बोला कि ये जो सारे के सारे ये प्लान बने थे, जो स्ट्रेटेजीज वगैरह बनी थी, जो एक्शन पॉइंट्स वगैरह बने थे, वो आज भी उतने ही क्या है, रेलिवेंट है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो और ज्यादा गंभीर होती चली गई है ना। कुछ प्रॉब्लम्स जो थी ज्यादा मोर एक्यूट हो गई, कुछ नए कंसर्न्स जो है वो सामने आए, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, जो इन स्ट्रेटेजीज में प्रायोरिटीज वगैरह थी, जो अपनी प्राथमिकता थी, उसको थोड़ा बहुत बदलना पड़ा। ठीक है, अब आज की डेट में क्या हो रहा है, देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका जो कॉमर्शियल यूज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन और लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, यानी कि जो जनसंख्या उनकी बढ़ रही है, वो भी कंटिन्यूड है ना। और साथ ही साथ जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये सारे के सारे इसकी वजह से क्या है कि जो डेमोग्राफी है उसके ऊपर इसका गहरा असर पड़ रहा है, ग्रेटर डेमोग्राफिक इंपैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो एक फोकस ऑफ इंटरेस्ट बन गया है और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 में बनी थी, उसने भी कंजर्वेशन को ही प्राइमेसी दी है, प्राथमिकता दी है। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में जो है हम लोग अपने पीछे के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। इसीलिए जो फर्स्ट वाइल्ड लाइफ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP है 1983 का, उसको रिवाइज भी किया गया है और वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है उनको अडॉप्ट भी किया गया है। ये आने वाले समय में आप देख सकते हैं 2002 से 2016 तक में ये अडॉप्ट भी किया गया। इसके बाद इसमें स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर एक्शन की अगर हम बात कर लें तो वो देखिए क्या है, अडॉप्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज एंड नीड्स आउटलाइंड अबव विल कॉल फॉर एक्शन कवरिंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, नीड्स आउटलाइंड अबव मतलब जो हमने ऊपर बात करी उसी को लेकर जो स्ट्रेटेजीज या नीड्स है उसमें कुछ एक्शंस की बात की गई है, जिनमें ये सारे के सारे पैरामीटर्स क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, या कवर करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि हमें जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, जो हमने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के चैप्टर में बात की थी, हमारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जितने भी हमारे कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, उस तरीके के सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं
उनको इन्हेंस करने की बात की जा रही है और उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ देने की बात की जा रही है, मजबूत बनाने की बात उनको की जा रही है। इसके बाद वही जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए, जो वाइल्ड और एंडेंजर्ड स्पीशीज है और उनका जो हैबिटेट है उसको कंजर्व करने की बात है, जो डिग्रेडेड हैबिटेट है प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी जो डिग्रेडेड हैबिटेट्स है उसको भी रिस्टोर करने की, यानी कि वापस अपनी जो पूर्व स्थिति है उसमें लाने की बात की जा रही है। पोचिंग, टैक्सीडर्मी और इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। पोचिंग का मतलब क्या होता है, शिकार करना। टैक्सीडर्मी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो आपके एनिमल की बॉडी वगैरह होती है उसको कंजर्व करते हैं फॉर सम, है ना, मतलब शो पीस की तरह उसको रखते हैं या उसको कहीं पर प्रदर्शनी की तरह से रखते हैं, तो दैट इज नोन एज टैक्सीडर्मी। और इलीगल ट्रेड का मतलब तो आप समझते ही हैं, मतलब जो गैर कानूनी उसका जो व्यापार हो रहा है वो, ठीक है, किसका, वाइल्ड एनिमल का और प्लांट स्पीशीज का, उसको कंट्रोल करने की बात है। मॉनिटरिंग एंड रिसर्च भी इसका एक एरिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पर्सनल प्लानिंग, ये भी इसका एक पार्ट है, एक एक्शन प्लान के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में लोगों के पार्टिसिपेशन को, यानी कि पीपल्स के पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना, इंश्योर करना, ये भी इसका पार्ट है। कंजर्वेशन को लेकर अवेयरनेस, ठीक है, मतलब जागरूकता लोगों में फैलाई जाए, उसको लेकर एजुकेशन जो है लोगों में पहुंचाई जाए, वो भी है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी इसका एक पार्ट है। डोमेस्टिक लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस, डोमेस्टिक लेजिस्लेशन मतलब हमारे देश के अंतर्गत कोई इस तरीके का लेजिस्लेशन या कानून बनाया जाए, और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कन्वेंशंस वगैरह है वो भी इसमें इंक्लूड की गई है। और इनहेंसिंग फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एंश्योरिंग सस्टेन्ड फंड फ्लो टू द वाइल्ड लाइफ सेक्टर, जो फाइनेंशियल एलोकेशन होगा, मतलब जो इनको पैसा वगैरह होगा, जो वित्त वगैरह इनको मिलेगा, उसको इनहेंस करने की बात की जा रही है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ सेक्टर है उसमें फ्लो का, सस्टेन्ड फंड का जो है वो फ्लो हो सके, मतलब जो फ्लो है वो कैसा हो सके, सस्टेन्ड हो सके। वो तभी हो सकता है जब हमारे जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं जो व्यवस्थाएं हैं वो बेटर है तब, अदरवाइज तो क्या होगा कि कभी पैसा है तो इनको मिलेगा, कभी पैसा नहीं है तो इनको नहीं मिलेगा, उस तरीके से फिर प्रॉपर कंजर्वेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, है ना, ये बात आप समझ गए। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान विद अदर सेक्टोरल प्रोग्राम्स, यानी कि जो ये नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान या NWAP है, इसको इसी सेक्टर के बाकी और जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करने की बात भी इसी के अंतर्गत कही गई है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद हम अगला जो है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, दैट इज NAEB। ये क्या है, सबसे पहली बात है किसने बनाया है, देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट constituted the National Afforestation and Eco Development Board in August 1992, ठीक है, अगस्त 1992 में बना है। National Afforestation and Eco Development Board has evolved specific schemes for promoting afforestation and management strategies, ठीक है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एफॉरेस्टेशन की बात है यहाँ पर, यानी कि जो पेड़ वगैरह है, ज्यादा पेड़ लगाने या फिर आप कह सकते हैं जो जंगल वगैरह है उनको बचाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह हैं जो एफॉरेस्ट्रेशन को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को प्रमोट करेगी, जिससे क्या होगा कि ये स्टेट्स जो है जो डेवलपिंग स्पेसिफिक एफॉरेस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, यानी कि स्टेट्स को ये हेल्प करेगी, राज्यों को हेल्प करेगी, ताकि वो स्पेसिफिक एफॉरेस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को क्या कर सके, डेवलप कर सके। और साथ ही साथ जो इको डेवलपमेंट पैकेजेस हैं, किसके लिए, ताकि बायोमास प्रोडक्शन को ऑगमेंट किया जा सके, बढ़ाया जा सके थ्रू अ पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड माइक्रो प्लानिंग, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वगैरह क्या है अभी हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें भी देखिए पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की बात है, यानी कि इसमें भी लोगों का जो साथ है, सहयोग है, उसको साथ लेके चलने की बात की जा रही है, ठीक। इसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाता है नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम। ये क्या है, देखिए नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम जिसको 2002 में लॉन्च किया गया था, विच इन्वॉल्व्स प्लांटेशन इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट हमारे डिग्रेड हो चुके हैं वहां पर प्लांटेशन करने की बात की जा रही है, ठीक। NAFP इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो हमने ऊपर इको डेवलपमेंट बोर्ड देखा उसी का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट टू द फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी। जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज है उनको फिजिकल और कैपेसिटी बिल्डिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इसकी क्या है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, ठीक है। यानी कि आप इसको बात समझ गए क्या है, ये अफॉरेस्ट्रेशन वगैरह करने की बात इसमें की जा रही है, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है वहां पर प्लांटेशन वगैरह करने की बात की जा रही है। और किसने बनाया है, आप देख सकते हैं जो आपका ये NAEB है, दैट इज नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है, वो मैंने आपको बताया दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। और ये जो नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम है ये इसी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर द NAEB, ठीक। चलिए आगे देखिए,
अगला है CAMPA, दैट इज कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब देखते हैं ये क्या चीज है। While according prior approval under the Forest Conservation Act of 1980 for the diversion of forest land for non-forest purpose, central government stipulates condition that amount shall be realized from the user agencies to undertake compensatory afforestation and such other activities related to conservation and development of forest to mitigate impact of diversion of forest land। इसका मतलब क्या है कि अगर जो फॉरेस्ट की लैंड है ना, यानी कि जो जंगल की जो जमीन है, उसको अगर आपको किसी पर्पस के लिए यूज करना है, मतलब आप तो खैर एज सच इंडिविजुअल नहीं करेंगे, कोई बड़ा मतलब मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मतलब मान लीजिए वहां पर कोई सड़क बनाने का काम है, ठीक है, कोई हाईवे बनाने का काम है, तो उसके लिए क्या होगा कि जो भी यूजर एजेंसीज होंगी, यानी कि जो उसका यूज कर रही हैं उस फॉरेस्ट लैंड का फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये कंपनसेटरी जो पैसा है, या फिर आप कह सकते हैं कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन उसकी जगह करना पड़ेगा, ताकि जो हमने फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज किया है उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है या तो उससे नुकसान हो रहा है उससे हम कैसे निपट सकें, वो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन करके किया जा सकता है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अप्रैल 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद द ऑर्डर ऑफ दिस अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट किया है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज CAMPA, for the management of money towards compensatory afforestation and other money recoverable in compliance of the conditions stipulated by the central government and in accordance with the Forest Conservation Act of 1980। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने इस तरीके का एक फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो बनाई है, जिससे क्या होगा कि जो भी पैसा इस तरीके कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन को लेकर आएगा या बाकी और भी कोई पैसा जो रिकवर किया जाएगा, मतलब कोई भी इसके अंतर्गत जो भी कंडीशंस बनाई जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो उसके तहत जो भी पैसा आएगा उसके मैनेजमेंट की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, CAMPA हैज एज एनविस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड, ये तो डेट है ऑर्डर की, इससे ज्यादा मतलब नहीं है हमें, could not become operational due to non-passing of compensatory afforestation fund bill 2008 in the parliament, but it got lapsed। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट तो चाहता था कि ये जल्दी से ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन फिर अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इस तरीके का कोई फंड बनाया जाए, तो वो क्या करेगी, वो पार्लियामेंट में बिल लाएगी, है ना, जब बिल पास होगा तभी तो फिर एक्ट वगैरह बनेगा। लेकिन बिल लेके आई 2008 में और वो बिल जो है पास नहीं हो पाया और वो लैप्स हो गया। इसके बाद in compliance of orders passed by the Honorable Supreme Court, these amounts are deposited in the state-wise accounts operated by an ad hoc authority consisting of 2 officials of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, 1 representative of the Comptroller, Auditor General and 1 representative of the Chairman of the Central Empowered Committee। अब ये पैसा जो है, यानी कि जो इसमें पैसा आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से ये पैसा किस तरीके से, मतलब कहां पर जाएगा, इसकी अथॉरिटी कौन कौन है, वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, एक एडहॉक अथॉरिटी बनाई जाएगी। एडहॉक अथॉरिटी मतलब कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, टेम्परेरी बेसिस पे ये बॉडी बनाई जाएगी, जिसमें 2 ऑफिशियल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका जो CAG होता है, ठीक है ना, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी के जो चेयरपर्सन है उनका। ठीक, अब ये जो एडहॉक बॉडी बनाई गई थी, परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, एडहॉक बॉडी है, यानी कि एक कैसी है, टेम्परेरी बॉडी है। इसने 40,000 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक इकट्ठा कर लिए थे। ठीक, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंड्स अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ ईच स्टेट एंड क्रेडिटिंग देयर टू द मनीज received from the user agencies towards the compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory forestation, net present value and all other amounts recovered from such agencies under the Forest Conservation Act of 1980, central government introduced the compensatory afforestation bill 2015 in the Lok Sabha on 8th May 2015। तो ये सारे के सारे पैसे को लेकर फिर से वही बात है कि जो ये पार्लियामेंट में, मतलब गवर्नमेंट ने फिर से क्या करा, पहले तो 2008 में लाई थी, वहां पर लैप्स हो गया था, फिर उसके बाद 8 मई 2015 को फिर से जो है लोकसभा में बिल लाया गया। द बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ एन अथॉरिटी एट नेशनल लेवल एंड एट ईच ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड्स एंड टू यूटिलाइज द मनी सो कलेक्टेड फॉर अंडरटेकिंग आर्टिफिशियल रीजनरेशन, यानी कि प्लांटेशंस, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
ग्रीन इंडिया प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो इस तरीके का जो बिल लाया गया था उसमें यह भी बात बोली गई थी कि हर मतलब एक तो नेशनल लेवल पर और बाकी हर स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी होगी उसके लेवल पर क्या बनाई जाएगी, अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ये सारा का सारा काम यहां पर देखेगी। इसके बाद जो इसके कुछ फंड्स के जो सैलिएंट फीचर्स या कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, दीज फंड्स विल रिसीव पेमेंट फॉर, इस फंड में जो पैसा है वो किस किस का होगा, एक तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन हो गया पहली बात, दूसरी है कि जो फॉरेस्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो होगा, और तीसरा है अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स, बाकी कुछ और प्रोजेक्ट से संबंधित पेमेंट्स भी इसमें हो सकता है। नेशनल फंड जो है उसको 10% मिलेगा और जो स्टेट है उनको मिलेगा बाकी बचा हुआ 90%, मतलब जितना भी फंड मिलेगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10:90 के रेशियो में होगा, यानी कि 90 जो है वो सेंट्रल के लेवल पर रहेगा और 90 जो है वो कहां में रहेगा, स्टेट के पास, ठीक। एंड दीज फंड्स विल बी प्राइमरीली स्पेंट ऑन एफॉरेस्टेशन टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर। वही बात है कि फॉरेस्ट कवर जो है जो लॉस हुआ है जिसमें किसी ने क्या करा है कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए उस लैंड का यूज किया है, तो कंपनसेट करने के लिए उसको कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए ये पैसा जो है यूज किया जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को रीजनरेट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये सारा का सारा जो फंड है वो क्या किया जाएगा, स्पेंड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बिल है उसमें यह भी बोला गया था कि नेशनल और स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज बनाई जाएंगी जो नेशनल और स्टेट फंड को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीजें आप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद ऊपर हमने एक टर्म देखा था, दैट वाज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या है, इज एन इनिशिएटिव टू इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज बाय इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज लिविंग क्लोज टू द फॉरेस्ट। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जॉइंट का मतलब ही यही है कि इसमें लोकल कम्युनिटीज जो है या जो पार्टिसिपेटरी फॉर्म है उसको क्या करने की बात है, उसको इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है, ठीक। दिस इज अ को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन टू डेवलप पार्टनरशिप बिटवीन फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज मतलब ऐसी कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं, जो उसके ऊपर अपने चीजों के लिए, अपने रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि आपसी जो ट्रस्ट है, ठीक है ना, आपसी जो भरोसा है उसके आधार पर ये बनेंगी। एंड जॉइंटली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इनके जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो भी कैसी होंगी, जॉइंटली डिफाइंड होंगी विद रिगार्ड टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड रीजनरेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट भी करना है और रीजनरेशन करने की बात भी की जा रही है, यानी कि आप कह सकते हैं प्लांटेशन की बात भी यहां पर की जा रही है, ठीक। इसके बाद जेएफएम जो है वो स्टार्ट हुआ था इन कॉन्सोनेंस विद दी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, हमने देखी थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंतर्गत ये चीज बनाई गई है, जिसमें यह रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इशू किए थे कुछ नेसेसरी रिजोल्यूशंस एंड गाइडलाइंस सब्सिक्वेंटली टू इनिशिएट सच इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेंथन इट फर्दर, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके के रिजोल्यूशंस और गाइडलाइंस दी थी जिससे क्या हो सके, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाया जा सके, उनको इनिशिएट किया जा सके और बाद में फिर उनको जाके और ज्यादा मजबूती या स्ट्रेंथन भी किया जा सके, ठीक है। Most of the states in India have adopted JFM and issued resolutions permitting such partnership as per the prescribed guidelines, though the institutional structure varies across the state. अब सारी की सारी स्टेट ने जो है ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को क्या कर लिया है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है और इस तरीके के जो रिजोल्यूशंस हैं जिसमें इस तरीके की पार्टनरशिप बिटवीन द कम्युनिटीज और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो सब चीजें हैं जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस है उसके आधार पर इन्होंने ये चीजें इशू करी है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द कंट्री जितने भी सारे स्टेट्स हैं वहां पर इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट्स ने अपने अपने हिसाब से बनाया है तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ठीक है। जेएफएम के अंडर में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स और लोकल कम्युनिटी जो है दे कम टू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म द कम्युनिटी टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बाय शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। तो इसमें जो ये दोनों के दोनों पार्टीज हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं और जो लोकल कम्युनिटीज हैं, वो क्या करती हैं, वो एक एग्रीमेंट करती हैं जिससे वो कुछ कमेटी वगैरह बनाएंगी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और मैनेज करने के लिए, और साथ ही साथ जो कॉस्ट है यानी कि जो भी खर्चा वगैरह होगा, जो भी उससे फायदे वगैरह होंगे, उनको भी वो लोग आपस में क्या करेंगे, साझा करेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे, ठीक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो इनिशिएटिव लेगा टू फॉर्म सच कमिटीज डायरेक्टली बाय टॉकिंग टू द लोकल कम्युनिटी और थ्रू द हेल्प ऑफ एनजीओज वर्किंग इन स्पेसिफिक एरियाज। अब फॉरेस्ट इनिशिएटिव जो है वो क्या करेगा, वो इस तरह की कमिटीज बनाने के लिए इनिशिएटिव लेगा या पहल करेगा, कैसे,
या तो डायरेक्टली लोगों से बात करके या फिर एनजीओ जो इस फील्ड में इस एरिया में काम कर रहे हैं उनकी मदद से। ठीक, एनजीओज आर ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, monitoring and evaluation and often act as the facilitators in constituting these participatory institutions। तो एनजीओज का क्या रोल है वो यहां पर बताया गया है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग में, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने यानी कि इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने में, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन के काम में भी जो है वो क्या करेंगे, इस तरीके का काम वो सारा का सारा करेंगे। तो ये रोल रहेगा किसका, एनजीओज का। इसके बाद वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जेएफएम प्रोग्राम क्या है, इज द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कम्युनिटीज। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल समझ गए कि वही चीज है कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसको वापस से रिहेबिलिटेट करने की बात की गई है और उसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी रहेगा। इसके बाद जेएफएम जो है वो एक विन विन सिचुएशन लेके आता है दोनों के लिए, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी और साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज के लिए भी। कैसे, इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस फ्रॉम दीज रीजनरेटेड फॉरेस्ट। अब ये रीजनरेटेड फॉरेस्ट होंगे तो उससे जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यानी कि जो नॉन टिम्बर बेस्ड प्रोड्यूस है वो किसको मिलेगा, इन कम्युनिटीज को मिलेगा, तो इनका भी फायदा है। और साथ ही साथ जो आपका फॉरेस्ट वगैरह रीजनरेट हो रहा है उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फायदा है। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। इसके बाद एक अगला टर्म दिया गया है दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री। अब ये देखते हैं क्या है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये टर्म जो है यूज किया था 1976 में। इट वॉज देन that India embarked upon a social forestry project with the aim of taking the pressure of the forest and making use of all unused and fallow land। और उसी के बाद ये चीज क्या हुई थी कि जितना भी फॉरेस्ट है उसमें से थोड़ा सा प्रेशर कम करने की, दबाव कम करने की बात है, और जितनी भी हमारी अनयूज्ड या फैलो लैंड है उसका यूज करने की बात इसमें की गई थी। गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरियाज दैट आर क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट एंड हैव बीन डिग्रेडेड ओवर द ईयर्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज नीडेड टू बी अफॉरेस्टेड। यानी कि ऐसे एरियाज जो ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास हैं और जो पिछले कई सालों में क्या हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, क्या हो चुके हैं, डिग्रेड हो चुके हैं, जिनकी स्थिति खराब हो चुकी है, उनको वापस से अफॉरेस्टेड करने की या उनमें वापस से प्लांटेशन वगैरह करने की बात इसमें की जा रही है। ट्रीज जो है दे वर टू बी प्लांटेड इन एंड अराउंड द एग्रीकल्चरल फील्ड। जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी कृषि भूमि है उसके आसपास और उसके चारों तरफ हमें ट्रीज लगाने की, पेड़ लगाने की जरूरत है। जो रेलवे लाइंस या रोड साइड्स हैं वहां पर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करने की बात है। जो रिवर और कैनाल के बैंक्स हैं, यानी कि जो हमारे नदी या फिर जो नहरों के तट हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, वहां पर भी ट्रीज लगाने की बात है। दे वर प्लांटेड इन विलेज कॉमन लैंड। विलेज की जो कॉमन लैंड होती है यानी कि जहां पर सभी लोग जो है जिसका यूज करते हैं वहां पर ट्रीज लगाने की बात है। ठीक है, जो गवर्नमेंट की वेस्ट लैंड है या जो पंचायत लैंड है वहां पर सब जगह के इस तरीके के जो ट्रीज लगाने की बात की जा रही है इन द सोशल फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ 5 F's करके दिया हुआ है, ये देखिए क्या है। सोशल फॉरेस्ट्री ऑल्सो एम्स एट रेजिंग प्लांटेशंस बाय द कॉमन मैन सो एज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर। ये 5 तरीके की डिमांड है। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री बेसिकली क्या एम करता है कि कॉमन मैन क्या करे, प्लांटेशन करे, ताकि जो उसकी बढ़ती हुई जरूरतें हैं, जो ग्रोइंग डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। और बढ़ती डिमांड किस किस चीज की है, एक तो फूड की है, ठीक है, दूसरी फ्यूल वुड की है, तीसरी फॉडर की है, चौथी फाइबर की है और 5वीं फर्टिलाइजर की है। ठीक है, ये 5 F's हो गए, ताकि इनसे क्या हो, जो हमारा ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया है उसके ऊपर दबाव हम कम कर सके, प्रेशर हम कम कर सके। ठीक है, ये प्रेशर बेसिकली कोई वाला प्रेशर नहीं है, ठीक है ना, जो आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा या अपने साइंस वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं। ये प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लीजिए, इसको मैं एक बड़े सिंपल शब्दों में आपको अगर समझाऊं, अगर मान लीजिए ये कोई फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है, यहां पर अगर इतना ही एरिया है और इस एरिया के ऊपर अगर 100 लोग निर्भर हैं, तो यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, 100 लोग अगर निर्भर हैं तो इसमें से ज्यादा जो है वो चीजों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इस एरिया के ऊपर आप कह सकते हैं क्या है, ज्यादा दबाव पड़ रहा है। और वहीं अगर आप इसके ऊपर बात करें कि इसके ऊपर सिर्फ 10 लोग अगर निर्भर हैं, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके जो रिसोर्स का आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है या जो एक्सप्लॉइटेशन है वो थोड़ा सा कम होगा। तो इस केस में क्या होगा, लेस प्रेशर, और इस केस में क्या होगा, मोर प्रेशर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रेशर का मतलब यहां पर कोई जो आपने अपने ज्योग्राफी में क्लाइमेट चैप्टर में स्पेसिफिकली प्रेशर पढ़ा होगा, या फिर आप लोगों ने बचपन से साइंस में आप लोग प्रेशर पढ़ते आ रहे होंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये वाला प्रेशर नहीं है। ठीक है, यहां पर प्रेशर का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद with the introduction of this scheme of the government formally recognize the local communities rights to forest resources। और इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट ने फॉर्मली यानी कि औपचारिक तौर पर क्या करा कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस रिसोर्सेज के ऊपर जो लोकल कम्युनिटीज के अधिकार है उनको क्या करा,
उनको मान्यता दी, उनको रिकॉग्निशन दी, ठीक है। और साथ ही साथ जो रूरल पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको भी बढ़ावा दिया, किसमें कि वो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले करें, ठीक है। थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम द गवर्नमेंट हैज इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को क्या किया है, इन्वॉल्व किया है एज पार्ट ऑफ द ड्राइव टुवर्ड्स एफॉरेस्टेशन एंड रिहेबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड द कॉमन लैंड, ठीक है। यानी कि एफॉरेस्टेशन के लिए भी और साथ ही साथ जो डिग्रेडेड लैंड या जो कॉमन लैंड है उनका जो रिहेबिलिटेशन करने की बात है उसको लेकर कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करना गया है सरकार के द्वारा थ्रू दिस सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, ठीक है। इसके बाद ये जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है इसको दो कैटेगरी में ग्रुप किया गया है। पहला है फार्म फॉरेस्ट्री। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल फार्मर जो है उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो प्लांट उगाएं, कहां पर, अपनी जो फार्म लैंड है, वही जो उनकी कृषि भूमि वगैरह है वहां पर, ताकि वो अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स है, अपने पारिवारिक जो उनकी जरूरतें हैं उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। नॉन कॉमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री इज द मेन थ्रस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री टुडे। नॉन कॉमर्शियल का मतलब क्या है, ये वही वाली बात हो गई जो हमने पीछे भी बहुत बार ये टर्म का यूज किया है, दैट इज सबसिस्टेंस यूज। सबसिस्टेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उगाई जा रही हैं चीजें, कोई बेचने के लिए यहां पर नहीं उगाया जा रहा है, ठीक है। नॉन कॉमर्शियल पर्पज है। इट इज टू प्रोवाइड शेड फॉर द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है उनको एक तो अगर हम वहां पर पेड़ लगाएंगे तो उनको शेड वगैरह मिलेगा, है ना, उनको विंड से शेल्टर मिलेगा, उनकी सॉइल कंजर्वेशन भी होगी और जो वेस्टलैंड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसी में क्या है, दैट इज योर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। इसमें क्या है कि जो कम्युनिटी लैंड है, यानी कि अपने फार्म लैंड में नहीं, जो कम्युनिटी लैंड है वहां पर हम लोग ट्रीज उगाएं, नॉट ऑन दी प्राइवेट लैंड एज इन फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री में जो है प्राइवेट लैंड में उगाते हैं और जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है वो वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि कम्युनिटी लैंड पे हम लोग ट्रीज उगाते हैं, ठीक। All these programs aim to provide for the entire community and not for any individual। तो फार्म फॉरेस्ट्री में यही था कि इंडिविजुअल जो है वो ये काम करेगा, यहां पर क्या है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी करेगी, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नहीं करेगा, ठीक। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो सीडलिंग्स वगैरह हैं, यानी कि जो बीज वगैरह हैं, जो फर्टिलाइजर वगैरह है, वो सरकार देगी। और कम्युनिटी का काम क्या है कि जो ट्रीज वगैरह वो लगा रहे हैं उसका प्रोटेक्शन वो लोग करेंगे, ठीक। इसके बाद अगला आ जाता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जो साइड्स ऑफ द रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज है उसके साइड वगैरह में हम क्या करें, पेड़ वगैरह उगाएं, ठीक है। साथ ही साथ जो वेस्टलैंड वगैरह है वहां पर प्लांटिंग करें, तो इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इससे क्या होगा कि जो फॉरेस्ट की बाउंड्रीज वगैरह है वो थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। अंडर दिस प्रोजेक्ट देयर हैज बीन क्रिएशन ऑफ वुड लॉट्स इन द विलेज कॉमन लैंड्स, गवर्नमेंट वेस्टलैंड्स एंड पंचायत लैंड्स। वहां पर इस तरीके के वुड लॉट्स वगैरह क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। और इसी में एक लास्ट वर्ड है दैट इज रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि रेजिंग ऑफ ट्रीज विद द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन अलोन। मतलब इसका कोई सच अलग से पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशन या मनोरंजन के लिए जो है ट्रीज वगैरह उगाए जा रहे हैं, दैट इज योर नोन एज योर रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें जो है वो यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हमें 2 लेक्चर और लगेंगे जिसमें हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं और अपने फीडबैक भी आप यहाँ पर हमें दे सकते हैं। फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, अगले लेक्चर में इसी चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। Please do take care of yourself. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.